डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है और इसके लिए जनता से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि यह कदम समान अधिकार और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक पहल साबित होगा। वहीं विपक्ष और कई सामाजिक संगठन इसे लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। क्या यूसीसी समानता का नया अध्याय लिखेगी या फिर नई बहसों को जन्म देगी? आज इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में यूसीसी की तैयारी, क्या महिलाओं को मिलेगा अधिक अधिकार? क्या विविधता और समानता साथ चलेगी? क्या बदलने जा रहा है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर सरकार ने औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक उच्च स्तरीय समिति प्रदेश भर में लोगों की राय और सुझाव जुटा रही है। सरकार का कहना है कि कानून बनाने से पहले हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि सभी पक्षों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जा सके। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। वर्तमान में अलग अलग समुदायों के लिए अलग व्यक्तिगत कानून है। यूसीसी समर्थकों का मानना है कि इससे कानून के सामने सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होंगे। समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। हमारे राज्य के अंदर जो बहनों के विवाह के विच्छेद के प्रकार हो, पारिवारिक रूप से बहुत सारे रीति रिवाज पालने के तरीके हों, ये अलग अलग धर्मों के होना इसकी आज आवश्यकता नहीं है। हमको समान नागरिक संहिता पे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने अभी वर्तमान में जैसे हमारे पूर्ववर्ती 3 राज्यों ने इसको अपनाया है, उत्तराखंड, गुजरात और असम, उसके साथ ही हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए यूसीसी लगा रहे हैं। समान नागरिक संहिता अब कानूनी विषय से आगे बढ़कर राजनीतिक बहस का भी प्रमुख मुद्दा बन चुकी है। सरकार इसे सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण से जोड़ रही है, जबकि विपक्ष प्रक्रिया और उद्देश्य को लेकर सवाल उठा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यूसीसी पर चर्चा और तेज होने की संभावना है। एक देश एक कानून की बातें बड़ी बड़ी होती हैं, तो एक देश में जो है एनटीए का लिए कानून क्यों नहीं है? ये जो परीक्षा लेने वाली संस्था है, इसको जो है ब्लैक लिस्टिंग से माफ़ी क्यों दी गई है? इसकी जो है ऑडिट क्यों नहीं हो सकती है? प्रधानमंत्री जो केयर फंड है उसमें एक देश एक कानून क्यों नहीं लगता है? इन सारी चीज़ों के जवाब देना चाहिए। यूसीसी पर बहस सिर्फ कानून बनाने की नहीं बल्कि समाज के भविष्य की दिशा तय करने की बहस है। समान अधिकार, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विविधता के बीच संतुलन कैसे बनेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। जनता की राय, विशेषज्ञों की सुझाव और सरकार की मंशा के बीच से निकलने वाला फैसला प्रदेश की नई पहचान भी तय कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो बिल्कुल यूसीसी को लेकर एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने, और इस पर मध्य प्रदेश में फिर से सियासी बहस जो है वो शुरू हो गया। तो चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। 3 हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर वाणी जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है, स्वागत करता हूँ मैं उनका। डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। एडवोकेट अशोक कुमार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनको मैं बेहद स्वागत करता हूँ। अशोक जी, इसको लेकर जिस तरह से अब फिर से बहस जो है एक नया शुरू हो गया है, अगर हम बात करें यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 44 की, तो क्या ये भावना को मजबूत करता है? जी, वास्तव में भावनाओं को मजबूती मिलेगी और कहीं न कहीं देश के प्रत्येक अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति है, उसको
जो अभी अड़चने आ रही हैं, बहुत सारी दुविधाएं आ रही हैं, लोगों को तलाक का विषय हो या उत्तराधिकार का विषय हो या संपत्ति का विषय हो, उसके लिए उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये फायदेमंद है, बहुत सारी जो कठिनाइयां हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है, वाणी जी क्या लगता है, यूसीसी सामाजिक सुधार है या 2028 चुनाव से पहले कोई बड़ा राजनीतिक संदेश? सभी श्रोताओं को नमस्कार करूंगी। आलोक पांडे जी, आपको और कांग्रेस प्रवक्ता को भी मैं प्रणाम करते हुए शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, देश जिस मोड़ पर है उसको, वो जनता को एक सम्मानता देने के अध्याय लिख रहा है, और खास तौर पर महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण का ये भी एक एंगल है। हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, वहीं पर लैंगिक समानता होनी चाहिए। हम पूर्व में देख चुके हैं, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने किस प्रकार कुछ वर्ग की महिलाओं के साथ कैसे षड्यंत्र पूर्वक, मुझे लगता है सिर्फ वोट बैंक पे लुभाने के लिए उनको मीठी मीठी बातें तो बताई, परंतु उन्हें अपने हक, उनको अपने भविष्य के बारे में ये चिंता नहीं करने दी। आज अगर हम चाहते हैं कि एक राष्ट्रव्यापी जो मांग है महिलाओं को लेकर ये न्यायपूर्वक हो, ये संवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुकूल हो, ये हर राज्य में क्रियान्वयन हो इसका, तो क्या बुराई है? मुझे लगता है स्वागत करना चाहिए। और जैसे कि हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील साहब ने कहा है कि आखिरी पंक्ति तक हम योजनाओं का लाभ, हम जीवन के स्तर को सुधारने की एक चेष्टा कर रहे हैं। हमारी ये विचारधारा है और हमने प्रतिबद्धता दी। आज का नहीं है हमारा ये संकल्प, ये जिस दिन जनसंघ स्थापित हुआ था उस दिन का संकल्प है, और इस स्टैंड पर हमने अपना कोई बदला नहीं है। जो विचार है हम उस पर अडिग हैं, और संविधान के निर्माताओं का ये स्वप्न भी था जो साकार होने। ठीक है, ठीक है। सिंपी जी, कांग्रेस पार्टी क्यों इसका विरोध कर रही है? क्या इसके स्वरूप से कोई दिक्कत है? आदरणीय फुलेश्वर जी, कांग्रेस पार्टी तो यूसीसी का विरोध कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि यूसीसी भारतीय जनता पार्टी या फिर संघ की नर्सरी से तो निकल कर आया नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वयं यूसीसी को प्रस्तावित करने वाले थे, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर यूसीसी को 1950 में इसलिए अंगीकार किया गया था क्योंकि समाज उनके अनुरूप उस समय यूसीसी के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो चाहते थे कि धीरे धीरे भारतीय समाज इसके लिए जागरूक हो, और फिर उन्होंने इसे राज्यों के अधीन कर दिया था। लेकिन फुलेश्वर जी, सर्वोदय और अंत्योदय के बीच में जो समानता है वो सिर्फ कानून लाने से नहीं होती है, बल्कि उन्हें धरातल पर कारगर करने से भी होती है। यूसीसी की आड़ में महिला अधिकारों की, महिला समानता की बात तो करते हैं, लेकिन शासकीय स्तर पर महिला अपराधों की तो बात करना ही भूल जाती है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात यह है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जनता के बीच में जा रहे हैं, तो हमारा सीधा सा ये प्रश्न है कि अगर इस जनता के बीच में से कोई समुदाय ये कह देगा कि साहब हम तो मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड के अनुरूप चलना चाहते हैं, क्योंकि आर्टिकल 25 सबको ये इम्यूनिटी देता है कि आप अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी इस जो प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, या फिर ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है? क्योंकि बहुमत तो सदन में आपके पास स्पष्ट दिखता है, और जैसे आपने बाकी के बीजेपी शासित राज्यों में इसको पारित करा लिया है, आप इसको मध्य प्रदेश में भी पारित करा लेंगे। लेकिन क्या वाकई में आप जनता के सुझावों को स्वीकार करेंगे? अगर कोई समुदाय विशेष ये कहता है कि साहब हमें इसके अंदर सम्मिलित नहीं होना, और जैसे जो यूसीसी की चेयरपर्सन है रेखा प्रकाश देसाई जी, वो तो उत्तराखंड के यूसीसी की भी हेड रह चुकी हैं, और वहां पर उन्होंने आदिवासी समुदाय को इसमें सम्मिलित नहीं किया था। तो हो सकता है आप मध्य प्रदेश के भी आदिवासी समुदाय को इसमें सम्मिलित ना करें, लेकिन जो बहुविवाह प्रथा आदिवासी समुदाय में सम्मिलित है वही मुस्लिम समुदाय में भी सम्मिलित है। और अगर वो कहते हैं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुरूप चलना चाहते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का इस पर स्टैंड क्या होगा, ये भी सीएम साहब को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, वाणी जी से ले लेते हैं। वाणी जी, जवाब दे दीजिए। मेरी काबिल दोस्त प्रवक्ता कांग्रेस की अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स की जो दुकान है उसके दरवाजे बंद होते हुए देखते हुए मुझे लगता है ये बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि आर्टिकल 25 जहां हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन और हमारी जो रिलीजियस
आइडियोलॉजी है उसकी शिक्षा ग्रहण के लिए भी हमें सुविधा देता है, हमें स्वतंत्रता देता है। पर मेरी काबिल दोस्त डॉक्टर शिंपी ये भूल गई है शाह बानो का केस। राजीव गांधी जब थे उन्होंने किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेजिस्लेशन में आके पलटाया था, क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण का एक हथियार हाथ से जाता हुआ दिख रहा था। आज उसी हथियार के लिए लेकर शिंपी जी जो उस समुदाय की बहनें हैं उनके साथ उनको नजरअंदाज करना चाह रही हैं, उनके साथ नाइंसाफी करना चाह रही हैं। क्योंकि ट्रिपल तलाक हो, आर्टिकल 370 हो, हमारी जो बहनों ने पीड़ा झेली है, जो पीड़ा ग्रहण की है, उनको भी एक सामान्य जीवन का अधिकार है, सम्मानजनक जीवन का अधिकार है, जो इस आर्टिकल में डाइवोर्स, मैरिज, पर्सनल लॉज, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, हर पहलुओं पर महिलाओं को उस दृष्टिकोण से ठीक है वाणी जी, सामान्यता देता। जी, और ठीक है। अब मैं यही पूछना चाहती हूँ शिंपी जी कि आपकी ये चिंता कहाँ जाती है जब आपके कुछ वरिष्ठ नेता टिप्पणी करते हैं, जब महिलाओं को रस चासनी बोलते हैं, जब इतने ठीक है वाणी जी, लौटूंगा मैं आपके पास। सिंबी जी आपसे भी मैं जवाब लूंगा। मैं छोटा सवाल जो है अशोक जी से ले लेता हूं। अशोक जी, महिला के अधिकारों पर यूसीसी का सबसे बड़ा असर क्या होगा? महिला के अधिकारों पे यदि अपन बात करते हैं तो असर इसका बहुत व्यापक तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं हमें समीक्षा की आवश्यकता है। पर जो वर्तमान समय में जो हमारे पास समस्याएं हैं उससे अपन को राहत मिलेगी। ठीक है, सिंपी जी अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए फुलेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है फूट डालो और राजनीति करो। हमने किसी समुदाय विशेष की अगर यहाँ पर बात करी तो भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित प्रवक्ताओं से वोट बैंक कहकर संबोधित कर रही है। तो वोट बैंक असल मायने में जनता को कौन मानता है ये तो उन्होंने स्वयं यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। और दूसरी बात जो चिंता हमने जाहिर करी थी कि अगर कोई समुदाय विशेष इसके ऊपर अपना विरोध प्रदर्शन करता है तो देखिए किस तरह की स्वीकारोक्ति आएगी, वो भी उन्होंने अपने वक्तव्य में बता दिया कि पूरे मामले को ये शाह बानो केस के ऊपर डाइवर्ट कर जाती है। तो वो तो एक अलग मसला है और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अलग मसला है। और जितने सारे कटाक्ष आप कांग्रेस के नेताओं पे कर रहे हैं तो हमें लगता है सबसे पहला कटाक्ष तो आपको स्वयं मुख्यमंत्री महोदय पे करना चाहिए था, जो कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। और ये अपमान जो है वो मात्र प्रदेश अध्यक्ष का नहीं था बल्कि मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता का था, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और आप किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता नहीं है कि आप विपक्षी दल के नेता का अपमान करें, वो भी एक संवैधानिक पद पर रहते हुए। तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी को खुद से शुरुआत करनी चाहिए बजाय कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के। और हमारी तो चिंता आज भी वहीं पर है कि अगर आप चर्चा के लिए लोगों को, विभिन्न संगठनों को आमंत्रित कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक दिखावटी चर्चा या फोरम पूरा करने के लिए नहीं होना चाहिए, अपितु जो जनता आपके सामने दलीलें पेश करती है उसको आपको गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए। चलिए वाणी जी कुछ दिखा रही है, उसको देख लेते हैं और उनका जवाब भी ले लेते हैं। वाणी जी ज्ञान चक्षु खोल रही थी, अगर आप सुन सकते हैं। ये है आपके जित्तू पटवारी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है इनके निरंतर अभद्र टिप्पणियों पर है। ये सुनिए, महिलाएं शराब पीती हैं मध्य प्रदेश में, सुनिए और भी सुनाती हूँ। अच्छा है, उन्होंने उनके स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करी थी। आप महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं है बल्कि आप जीतू पटवारी जी के बयान को मिसलीड करने का प्रयास कर रही हैं। ध्रुवित और भ्रमित करने का एक प्रयास करते हैं और आप शाह बानो के ऊपर बोल रहे हैं। ये लो और सुनो, शाह बानो का क्या केस था, उसको मैरिटल मेंटेनेंस के ऊपर। चलिए ठीक है वाणी जी, आज जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं उसी में रहते हैं। वाणी जी जवाब दीजिए, शाह बानो के ऊपर डिबेट नहीं है वाणी जी, यूसीसी के षड्यंत्र किया गया था। आज अगर देश में महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिली है, उन्हें संरक्षण मिला है इस न्यायिक व्यवस्था का, तो आप क्यों उनके खिलाफ खड़ी हैं? ठीक है वाणी जी मेरे इसी में सवाल है। ठीक है वाणी जी, मेरे इसी में सवाल है, सरकार ड्राफ्ट सार्वजनिक कर जनता की आशंकाएं जो है उसके दूर करेगी क्या? क्योंकि उसको लेकर जनता के बीच में बहुत सारे जो है प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। वाणी जी देखिए,
प्रश्न चिन्ह तो देखिए 15 जून तक सरकार ने स्वागत किया है कि जो सुझाव है जनता के पोर्टल पे डालें। साथ ही में हाल ही में हमने सुना है कि अमित शाह जी ने भी ये घोषणा की कि जितने जनजाति क्षेत्र के भाई बहन हैं, जो परिवार हैं, वो निश्चिंत रहे। उनकी जो मुझे लगता है उनकी जो राइट्स हैं वो कहीं भी उनका हनन नहीं होगा, कहीं भी उनकी जो जीवन शैली है उसको हम उसके ऊपर कुछ एनक्रोचमेंट नहीं करेंगे। इसलिए हम जानते हैं कि जिस पथ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार देश की जनता को हर मोड़ पर मुझे लगता है योजनाओं का लाभ ही नहीं परंतु एक राष्ट्रीय एकता के मजबूत बंधन में पिरोने का काम कर रही है। कांग्रेस के पेट में तो दर्द होने वाला है। मैंने पहले ही बताया कि जब इनके वोट बैंक के जो दरवाजे हैं वो बंद हो रहे हैं, जनता जागरूक हो रही है, जनता जानती है 60 वर्षों तक। चलिए ठीक है, सिंपी से ले लेते जवाब, फिर मैं लौटूंगा अशोक जी के पास। सिंपी जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा, फिर अशोक जी के पास जाऊंगा। देखिए फुलेश्वर जी, वोट बैंक के दरवाजे बंद होते देख तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई रहती है, क्योंकि विजय शाह एक तरफ पहले ही कटघरे में खड़े रहते हैं और दूसरी तरफ देश के माननीय गृह मंत्री जहां आदिवासी समुदाय की हितों की चिंता करते हैं, कहते हैं कि साहब हम उनके अधिकारों पर एनक्रोचमेंट नहीं करेंगे, तो ऐसा ही वक्तव्य वो अल्पसंख्यक समुदायों के लिए क्यों नहीं देते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो मूल मंत्र है वो जमीन पर आकर इसीलिए धराशायी हो जाता है क्योंकि आप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं और षड्यंत्रकारी आप हैं। और अभी भी देख लीजिए कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जो है, जो ये ट्रिपल तलाक की बात कर रही हैं, तो कानून तो ये बहुत सारे लेके आए, ट्रिपल तलाक का कानून लाए, तो क्या उसके ऊपर आज भी समस्याएं निकल कर नहीं आ रही। आप कानून तो गौवध निषेध का भी लेकर आए थे, आपके नाक के नीचे ही भोपाल स्लॉटर हाउस में गाय कट रही थी। तो सिर्फ कानून ला देने से फुलेश्वर जी कुछ नहीं होता है। हम पुनः अपनी बात को दोहरा रहे हैं कि सर्वोदय हो, अंत्योदय हो या इस देश का कोई भी वर्ग हो, उनके अंदर अगर आप समानता लाना चाहते हैं तो पहले जमीन पर जो पुनः पहले से मौजूद कानून है उनको तो धरातल पर उतारिए, जिसके ऊपर आपकी सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। ठीक है, लौटूंगा। वाणी जी छोटा सवाल जो मैं अशोक जी से ले लेता हूँ। वाणी जी आपके पास आऊंगा, वाणी जी आपके पास लौटूंगा। छोटा सवाल जो है मैं अशोक जी से ले लेता हूँ। अशोक जी, क्या यूसीसी लागू करने में कानून चुनौतियां भी जो है सामने साफ तौर पे आएगी कानूनी रूप से? जी, चुनौतियां तो देखिए, कोई भी शुभ काम करें, किसी भी प्रकार का आप काम करते हो तो चुनौतियां तो आती हैं, पर हमें राष्ट्र में आम जनता का, राष्ट्र के अंतिम नागरिक का यदि हितों का ध्यान रखते हैं तो चुनौतियों बहुत बड़ी बाधाएं नहीं होती हैं। तो हमें चुनौतियों से डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। और मेरा एक छोटा सा सुझाव है, सुझाव ये है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये जनप्रतिनिधि चौपाल लगाकर हमारे प्रत्येक नागरिक से सुझाव मांगे, क्योंकि अभी भी शिक्षा का अभाव है, अभी भी हम लोग तकनीकी टेक्नोलॉजी से अभावग्रस्त हैं। तो हम जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, महिला के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, अपन जनजाति जो समुदाय से आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात कैसे वहां तक आएगी, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, इस पे विचार करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वाणी जी अपनी बात पूरी करेगा। ठीक है, ठीक है अशोक जी। वाणी जी, सबका प्रयास, जब हम इस अवधारणा की बात करते हैं तो योजनाओं का जो क्रियान्वयन होता है, जो लाभ होता है शिल्पी जी, धर्म और जाति के आधार पर नहीं होता है। एक और झूठ आपका मैंने इस पोल खोल दी सब दर्शकों के सामने, क्योंकि झूठ का आधार लेकर राजनीति करना शिल्पी जी संभव नहीं है। योजनाओं का लाभ जरूरत अनुसार होता है और उसे हर उस जरूरत के वर्ग में बांटा जाता है। और शिल्पी जी, आप जिस प्रकार से झूठ और फरेब की राजनीति को निरंतरता देते हैं, तो हर देश का हर नागरिक जागरूक भी होता है, अपने अधिकारों से अवगत भी होता है, और आप खुद अपने जो आपकी जो इतिहास है उसका आप पर्दा खोलते हैं, परतें खोलते हैं, और जनता समझती है कि उन्होंने क्या खोया आपके शासन के दौरान और मोदी शासन में क्या पाया। ठीक है, सिंपी जी।
आदरणीय वाणी जी तक शायद हमारी बात ठीक तरह से पहुंच नहीं पा रही है। हमने ये नहीं कहा कि जो वर्ग होते हैं उनका जो उद्धार होता है वो जातीय आधार पर होता है। हमने बहुत स्पष्ट कहा कि सर्वोदय से लेकर अंत्योदय तक अगर आपको समान रूप से विकास करना है तो योजनाओं को समान रूप से आपको धरातल पर पहुंचाना पड़ेगा। और इस बयान को मिसलीड और मिसकोट करके आदरणीय वाणी जी ये बता रही है कि किस तरह की षड्यंत्र की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, और वो स्वयं पोल खोल रही है भारतीय जनता पार्टी की कि वो सिर्फ झूठ और छलावे की राजनीति करती है। और फुलेश्वर जी, जो आज यूसीसी के ऊपर चर्चा हो रही है वो भी गंभीर मुद्दों से जनता के ध्यान को हटाने के लिए चर्चा हो रही है। लोगों को अधिकार देने का न कभी इनका मंशा थी न कभी इनकी मंशा रहेगी। हम तो आज भी कहते हैं कि जो कानून बनते हैं उन्हें धरातल के ऊपर आप फलीभूत करिए और उसी के बाद इस देश का विकास संभव है। ठीक है सिंपी जी, लेकिन अगर सभी धर्मों की सहमति बन जाती तो क्या कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करेगी? फुलेश्वर जी, हमने तो पहले ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि कांग्रेस पार्टी की नर्सरी से निकला हुआ ही यूसीसी है, तो विरोध करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस इसके समर्थन में थी, कांग्रेस इसके समर्थन में है, लेकिन समानता के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता का भी सम्मान होना चाहिए। और जो भी कानून आप लेकर आए वो थोपा हुआ ना हो, बल्कि सर्व समुदाय की स्वीकृति से लाया हुआ कानून हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से इसकी पक्षधर रही। ठीक है वाणी जी, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही, लेकिन जो कुछ छुरी त्रुटियां है उसको जो है वो स्पष्ट रूप से लेकर इनका साफ तौर पे कहना है, क्या कहेंगे आप? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि शिंपी जी किस खेमे से हैं, क्योंकि जिस स्वर और ताल के साथ शिंपी जी ने अपना वक्तव्य इस मंच पर रखा है यहाँ पर, वो खुद कंफ्यूज्ड है किसका समर्थन करें और किसका विरोध करें। बट स्पष्ट और साफ है कि ये धकोसले वाली जो राजनीति अपनाते हैं कांग्रेसी, झूठ और फरेब, किसी ना किसी का कंधा अपनाते हैं, ये अपने वोट बैंक साधने के लिए है। ये स्वार्थ की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और इसमें इनको बड़ी ख्याति प्राप्त हुई है। इसलिए मैं एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी और उनके अनेकों अनेक ये जो जनप्रतिनिधि और जो प्रवक्ता हैं उनसे निवेदन करूंगी कि आत्मचिंतन करें। जनता का हित सर्वोपरि है। जनता के लिए हमारा समर्पण और हमारा जो जीवन अर्पण होता है वो प्रथम होना चाहिए। ठीक है सिंपी जी, कंफ्यूजन में तो नहीं है, क्योंकि वाणी जी साफ कह रही है कि कंफ्यूजन में आ गई है सिंपी जी, क्या बोले और क्या नहीं बोले समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कंफ्यूजन में तो आदरणीय वाणी जी है, क्योंकि हमारे दलीलों का वो तोड़ निकाल नहीं पा रही हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हमारे, यूसीसी भी हमारी, तो कहां से हमें कंधों की आवश्यकता पड़ रही है? कंधे की आवश्यकता तो भारतीय जनता पार्टी को पड़ती है, जो कांग्रेस की लाई हुई योजनाओं के नाम बदल देती है और कांग्रेस के ही पूर्व के प्रस्तावित कानूनों को अपनी मोहर लगाकर अपना बना लेती है। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने की जरूरत है और कुछ ओरिजिनल मेक इन इंडिया और मेक इन भारतीय जनता पार्टी बनाकर और लोगों को परसने की आवश्यकता है। और बहुत हो चुका, नेहरू जी का कंधा और कांग्रेस का कंधा प्रयोग करना बंद कर देना। चलिए जल्दी से अपनी बात रखिए वाणी जी, समय बहुत कम है। आपने अब सुन ही लिया शिंपी जी को, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कोट किया। इस पूरी डिबेट में जो भी इनके सेंटेंसेस रहे, वक्तव्य रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे ही सेंटेंसेस को कॉपी पेस्ट करके उनको रीयूज करके उनको रीफॉर्मेट करके हमने तो उत्तर दिया है, आपके संशय का उत्तर दिया है। चलिए ठीक है, समय भी इजाजत नहीं दे रहे, इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर एक बार फिर से नई सियासी बहस छिड़ गई है। लगातार कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।